हेलो बच्चा पार्टी। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री विद अटल पाटीदार में मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आज के वीडियो में यूनिट 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हम करने वाले हैं, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आईआईटी जेईई नीट में इस टॉपिक से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और आपकी 12th बोर्ड एग्जाम्स में भी हो सकता है कि इसके बेस पर क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो प्लीज़ गाइस कंसंट्रेशन आपकी व्हाइट बोर्ड पर रखिएगा। बस एक रिक्वेस्ट है, आपको ये जो टॉपिक है आइसोमेरिज्म वाला, ये बिल्कुल इजीली क्लियर हो जाएगा, है ना। कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी इस वीडियो को देखने के बाद में आइसोमेरिज्म में। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन देखेंगे एंड देन इसके टाइप्स हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो डेफिनेशन में क्या लिखा है, टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर formula but different arrangement of atoms are called isomers and this phenomena is called isomerism. Due to different arrangement of atoms they differ in physical or chemical properties. यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी है आइसोमेरिज्म हमने 11th क्लास में भी पढ़ा था, बट वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में था, है ना। जो कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें ही हमने आइसोमेरिज्म पढ़ा था 11th में, बट यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म पढ़ना है। बट आइसोमेरिज्म की जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा, बट डिफरेंट उनके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो डिफरेंट रहेगी, है ना। केमिकल फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, बट इनकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि उनकी जो अरेंजमेंट है एटम्स का वो डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पर जो लिगेंड्स होते हैं, जो ग्रुप्स अटैच होते हैं सेंट्रल मेटल एटम से, तो उन लिगेंड्स का, उन ग्रुप्स का जो अरेंजमेंट है वो अलग हो जाएगा। कभी कोई लिगेंड ऊपर चला गया, वही लिगेंड नीचे आ जाएगा, तो चेंज हो जाएगी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। लेफ्ट एंड राइट में अगर रहेगा तो चेंज हो जाएगी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो एक बात है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहने वाला है, बट इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट रहेगी। चलिए तो अब इसके टाइप्स हम देख लेते हैं। लिखा है देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। फर्स्ट है स्ट्रक्चरल एंड सेकेंड है स्टीरियो, है ना। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म, बट आज हमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ही पढ़ना है ना। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टाइप हम पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ओके, चलिए अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या लिखा है, इट अराइजेज ड्यू टू द डिफरेंस इन स्ट्रक्चर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, है ना। जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है वो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में उससे बनने वाली है यहाँ पर। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कैसे बनेगी, जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग रहे, है ना। अब ये भी अलग अलग टाइप्स की होती है, 4 टाइप्स की होती है, 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया इसको। फर्स्ट लिखा है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब नाम से ही क्लियरली दिख रहा है, देखिए आयोनाइजेशन, यानी कि यहाँ पर आयन से रिलेटेड कुछ न कुछ मामला रहने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या लिखा है। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय सच कंपाउंड्स विच हैव सेम कंपोजिशन बट लिबरेट डिफरेंट आयंस इन सॉल्यूशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आयोनाइजेशन यानी कि आयन से रिलेटेड मामला रहने वाला है, तो यहाँ पर यही लिखा है कि ऐसे कंपाउंड जिनका जो कंपोजिशन है वो सेम रहने वाला है, जो लिगेंड है वो भी सेम है ना, सेंट्रल मेटल एटम है वो भी सेम है, मतलब कि सेम कंपोजिशन रहेंगे, बट जब इनको हम डिसॉल्व करेंगे वाटर में या सॉल्यूशन इनका प्रिपेयर होगा, तब इनमें जो आयंस लिबरेट होंगे वो डिफरेंट होंगे, है ना। यानी कि आयन पे बेस्ड है ये पूरी आइसोमेरिज्म। ठीक है, लिखा है इन सच आइसोमर्स द पोजिशन ऑफ ग्रुप्स विदिन और आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर डिफर्स, है ना। यहां पर जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, पहले जो प्रीवियस वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं आप वहां पर देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स, है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड, वहां पर मैंने आपको बताया है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, तो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके अंदर और बाहर लिखा है विदिन और आउटसाइड, है ना। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और बाहर जो अरेंजमेंट है, जो ग्रुप्स है वो अलग अलग रहेंगे, डिफर करेंगे एक दूसरे से। ठीक है, यानी कि अगर बाहर कुछ और है अंदर कुछ और है, तो आयंस भी हमें कुछ और ही मिलने वाले हैं, है ना। एग्जाम्पल देखते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे आप। ठीक है, लिखा है CONH3 का होल 5 BrSO4, और सेकेंड एग्जाम्पल लिखा है, या एंड कर दे इसको, है ना, एंड
CONH3 का होल 5 SO4Br। अब देखिए कंपोजिशन सेम है, कोबाल्ट यहाँ पर भी है, कोबाल्ट यहाँ पर भी है, CNH3 का होल 5 यहाँ दोनों में है, Br यहाँ है, Br यहाँ भी है, SO4 तो सब में जो दो एग्जाम्पल है इन दोनों में कंपोजिशन सेम है, बट जब इनको हम डिसॉल्व करेंगे वाटर में तो क्या मिलने वाला है हमें, देखिए CONH3 का होल 5 Br यहां तक सेम मिलने वाला है। अब हमें पता है आउटसाइड द ब्रैकेट वो एनायनिक या कैटायनिक पार्ट होता है ना। तो देखिए Br डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मतलब मिलेगा हमें, है ना, कैटायन वाला पार्ट, एंड फिर SO4 डाई नेगेटिव, ये हमें मिलने वाला है। ठीक है, तो यहां पर देखिए सल्फेट आयन हमें मिला है। चलिए अब इसका डिसोसिएशन करके देखते हैं, हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, CONH3 का होल 5 SO4 नेगेटिव पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव। तो देखिए कंपोजिशन सेम था, बट जैसे ही हमने इनको डिसॉल्व किया वाटर में, इसका सॉल्यूशन प्रिपेयर करा, तो यहाँ पर ये जो सल्फेट आयन है ये मिल रहा है हमें, और यहाँ पर ब्रोमीन आयन मिल रहा है हमें, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आई होप एग्जाम्पल के थ्रू आप अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे, है ना। कुछ नहीं है, आयंस डिफर करेंगे जब इनको सॉल्यूशन में हम जब इसका सॉल्यूशन हम प्रिपेयर करेंगे, बस, और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सल्फेट आयन हमें मिला, यहाँ पर ब्रोमीन आयन मिला हमें, जबकि जो इनका कंपोजिशन है वो बिल्कुल सेम था, बट आयंस हमें अलग अलग मिले। क्लियर है। चलिए सेकेंड लिखा है लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब लिंकेज यानी कि लिंक, है ना, मतलब कि बॉन्ड किसके साथ में बना रहा है उससे रिलेटेड यहाँ पर मामला रहने वाला है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लिखा है दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अकर्स व्हेन मोर देन वन एटम इन अ मोनोडेंटेट लिगेंड में फंक्शन एज अ डोनर एटम, यानी कि एम्बीडेंटेट लिगेंड की बात हो रही है यहाँ पर। अब एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या है, ये प्रीवियस वीडियो में बहुत ही डीपली, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर वो यहाँ पर मैं समझाने जाऊँगा वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ आइसोमेरिज्म पर फोकस कर रहे हैं, इसलिए एम्बीडेंटेट लिगेंड मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। प्रीवियस वीडियो आप जरूर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। ठीक है, चलिए तो यहां पर लिखा है दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अकर्स व्हेन मोर देन वन एटम इन अ मोनोडेंटेट लिगेंड में फंक्शन एज अ डोनर एटम, यानी कि मोनोडेंटेट लिगेंड में एक या एक से ज्यादा ऐसे एटम्स हो सकते हैं जो डोनर एटम्स के जैसे बिहेव करे, यानी कि एम्बीडेंटेट लिगेंड की बात कर रहा है सीधे से, है ना, डायरेक्टली हम कह सकते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड यहां पर यूज होने वाले हैं एज ए लिगेंड। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। CONH3 का होल 5 NO2Cl2। अब यहां पर अगर आपने फोकस किया हो, प्रीवियस वीडियो जिसने देखा हो उसको पता होगा कि ये जो NO2 है ये एम्बीडेंटेट लिगेंड है, एम्बीडेंटेट लिगेंड है NO2, है ना। अब यहां पर जैसे देखिए NO2 कैसे है, NO2 यहां N से भी जुड़ सकता है मेटल, है ना, और ONO यानी कि ये ऑक्सीजन भी मेटल से जुड़ सकता है, कुछ इस तरह से, है ना। तो यहां पर इसका जो एग्जाम्पल है बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लिया है। देखिए अब क्या हो जाएगा, यहां पर अगर लिंकेज आइसोमेरिज्म की बात करें हम तो CONH3 का होल 5 एज इट इज रहेगा। NO2 देखिए पहले नाइट्रोजन से सेंट्रल मेटल एटम अटैच है, अब यहां पर ऑक्सीजन से सेंट्रल मेटल एटम अटैच हो जाएगी, बस, और कुछ भी नहीं करना है हमें, Cl2 एज इट इज रहेगा। तो ये लिंकेज आइसोमेरिज्म का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या है कि जो एम्बीडेंटेट लिगेंड है वो यूज किए जाएंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म में। तो यहां पर मोर देन वन एटम ऐसे होंगे जो डोनर एटम के जैसे बिहेव करेंगे। तो यहां पर देखिए नाइट्रोजन भी डोनर एटम है और ऑक्सीजन भी डोनर एटम है, यानी कि एम्बीडेंटेट लिगेंड की बात हो रही है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए गाइज अब नेक्स्ट जो आइसोमेरिज्म है वो हम देख लेते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, यानी कि यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है उसमें जो लिगेंड्स है उनका इंटरचेंज हो जाएगा, जो पोजीशन है सेंट्रल मेटल एटम की वो चेंज हो जाएगी, है ना। चलिए क्या लिखा है देखते हैं। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय सच कंपाउंड्स बाय विच contain both cationic and anionic species, and it arises from the interchange of ligands between cationic and anionic entities of different metal ions present in a
कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि यहाँ पर जो लिगेंड्स है उनका इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा लगेगा हमें कि यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल एटम है उसकी पोजीशन भी चेंज हो गई। एग्जाम्पल हम देखते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल लिखा है CONH3 का होल 6 CrCN का होल 6, है ना। यहाँ पर देखिए कैटायनिक एंटिटी है और एनायनिक एंटिटी भी है ना, दोनों ही कोऑर्डिनेशन एंटिटी है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो NH3 का होल 6 है ये Cr के पास चला जाएगा और जो Cn का होल 6 है ये CO के पास चला जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर CO जो है ये एज इट इज रहेगा, है ना, और जो NH3 का होल 6 है इसकी जगह क्या आ जाएगा, Cn का होल 6। लिखा है इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स, है ना, तो इंटरचेंज हो जाएगा। देखिए Cn का होल 6 यहाँ पर आ गया। ठीक है, देखिए सेंट्रल मेटल एटम वही है बट लिगेंड ने अपनी पोजीशन चेंज कर दी। अब Cr एज इट इज रहने वाला है बट यहाँ पर Cn का होल 6 है तो इसकी जगह आ जाएगा NH3 का होल 6। बिल्कुल इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। यहाँ पर दोनों ही कोऑर्डिनेशन जो एंटिटी है उसमें जो लिगेंड है उनने अपनी जो पोजीशन है वो चेंज कर दी है, इंटरचेंज कर दी है। ठीक है, तो आई होप कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म आप अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे। यहाँ पर देखिए दोनों के दोनों कैटायनिक एंड एनायनिक दोनों ही जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो रहने वाली है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए एग्जांपल क्लियर है। अब नेक्स्ट लिखा है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, है ना, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। इसमें लिखा है दिस आइसोमेरिज्म अराइजेज व्हेन डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स are present within and outside the coordination sphere. It is also known as solvate isomerism, है ना। इसे solvate isomerism भी कहते हैं और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। अब ये कैसे हमें दिखाई देगी, जब वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो आउटसाइड द स्फीयर एंड इनसाइड द स्फीयर दोनों अलग अलग नंबर में प्रेजेंट होंगे, है ना। स्फीयर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर दोनों में ही जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो अलग अलग नंबर में प्रेजेंट होंगे। तो उससे हमें पता चलेगा कि ये हाइड्रेट आइसोमेरिज्म है या फिर सोलवेट आइसोमेरिज्म है। एग्जांपल हम देखते हैं, लिखा है CrH2O का होल 6 Cl3। यहां पर अगर हम बात करें तो इस एग्जांपल में 6 वाटर मॉलिक्यूल ठीक है, यहां पर 6 वाटर मॉलिक्यूल्स एक्ट कर रहे हैं एज अ लिगेंड, है ना। यहां पर देख सकते हैं आप कि 6 जो वाटर मॉलिक्यूल है वो सभी के सभी एज अ लिगेंड के जैसे बिहेव करेंगे, ट्रीट करेंगे यहां पर। ठीक है, अब यहां पर इस एग्जांपल में देखें तो देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहां पर भी सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहां पर 5 वाटर मॉलिक्यूल एक्ट करेंगे एज अ लिगेंड एंड एक वाटर मॉलिक्यूल एक्ट करेगा एज अ आयन, है ना, वो चाहे एनायन हो या केटायन हो, है ना। तो हम लिख सकते हैं यहां पर ठीक है, हम यहां पर लिख सकते हैं कि 5 वाटर मॉलिक्यूल्स एक्ट करेंगे एज अ लिगेंड बट 1 मॉलिक्यूल एक्ट करेगा एज अ आयन। ठीक है, तो यहां पर हाइड्रेट आइसोमेरिज्म बिल्कुल इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहां पर हाइड्रेट आइसोमेरिज्म हम किसे कहेंगे, जब डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, तो उसे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म या सोलवेट आइसोमेरिज्म भी हम कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आई होप आप अच्छे से बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर कर पाए होंगे ये हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म भी। ठीक है,